हाय एवरीवन। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी अच्छे खासे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। वी विल मूव टू द सेकंड यूनिट ऑफ आवर सिलेबस विच इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले करंट के बारे में समझते हैं। एंड वंस अगेन आई टोल्ड यू, सिंस वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव करूँ, बट डेफिनेटली जिन फॉर्मूले से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वो फॉर्मूले ज़रूर हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। सबसे पहले करंट के बारे में समझते हैं। एवरीबडी नोज कि करंट फ्लो क्या होता है। करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, बेसिकली चार्ज फ्लो होता है। और चार्ज में भी हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसकी बात करते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, करेक्ट। और अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं मान लीजिए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट फ्लो माना जाता है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन जो है उस डायरेक्शन में माना जाता है। ओके, ना वो जो इलेक्ट्रिक करंट की बात हम करते हैं, हम नॉर्मली जितने भी मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर, उसमें से जो करंट का इजीएस्ट फ्लो होता है, वो सबसे अच्छा फ्लो होता है, वो किस में माना जाता है? कंडक्टर में माना जाता है। हम यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? कंडक्टर की करेंगे। तो उस कंडक्टर के अंदर सपोज आपके पास, आपने ये सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंडक्टर लिया है। अब सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो वायर्स होते हैं नॉर्मली हम घरों में देखते हैं, वो वायर्स किसके बने हुए होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। और कॉपर आपका क्या होता है? कंडक्टर होता है। और कंडक्टर हम इसी में क्यों लेते हैं? क्योंकि जो कंडक्टर होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। और मेटल्स में क्या होता है? आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री अगर आती है तो आपने देखा होगा, जिस मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनको फ्लो करवा सकते हैं, क्योंकि फ्लो करवाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन होने तो चाहिए। इंसुलेटर में नहीं मिलेंगे हमको, सेमीकंडक्टर में मिलेंगे, लेकिन हमको उसको मतलब वो वैलेंस बैंड में होंगे, हमको उनको कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए एक गैप को पार करना पड़ेगा। खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी और वो ज्यादा देनी पड़ेगी। कंडक्टर में गैप होता ही नहीं है, राइट। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ये सब आपने उसमें सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर के चैप्टर में पढ़ा होगा अपने एलिमेंट्री क्लासेस के अंदर। यहाँ पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं कंडक्टर के अंदर। जो वायर बने हुए होते हैं, अगर उन वायर को जूम करके देखोगे तो उनका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिलेंड्रिकल कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो की या फिर करंट फ्लो की बात करते हैं। सपोज हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, और कंडक्टर है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे बहुत सारे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर रैंडमली मूव कर रहे हैं तो क्या हमें करंट मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि करंट आपको तब मिलती है जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन जब तक हम इसे किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, इस बैटरी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे बाद में। जब हम किसी बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं तो हम इनडायरेक्टली इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इस वायर के अंदर जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली जाती है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट स्टार्ट होगी और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आके वापस रुकेगी। तो इस तरह से सर्किट के अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसका मतलब करंट अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, और आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। ये सब बेसिक्स है जो आई होप आपको थोड़े बहुत पता हो। अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलूं तो देखिए एक बार, मान लीजिए हमारे पास जो, हाँ, ये करंट की जो डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट बड़ी है, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है, अगर आपको इस तरह से दी जाए, है ना, आपने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने अभी अभी आपको बता दिया था, बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपके पास ऐसे कनेक्ट होने चाहिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में करंट आपके पास इस डायरेक्शन में जाएगी। इसका मतलब, और हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, उनका जो फ्लो होता है वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेंगे, राइट। और इसी तरह से अगर इस सिचुएशन को यहाँ पर ड्रॉ किया जाए, मतलब बिल्कुल उल्टी लिया जाए, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये इस डायरेक्शन में है,
करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने यहाँ पर लिए हैं, इस एक पिक्चर के अंदर बना दिए हैं। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, बैटरी का साइन ऑपोजिट करने से कुछ नहीं होगा। बैटरी का साइन ऑपोजिट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में हो जाएगी, इन सब की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ई की ऑपोजिट हो जाएगी तो पॉजिटिव की ऑपोजिट हो जाएगी तो नेगेटिव की ऑपोजिट हो जाएगी। सो वो सिचुएशन एक ही है। कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है और उसके ऑपोजिट में नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट में जा रहे हैं, बताओ करंट किधर होगी, तो बिना सोचे समझे बोल देना राइट साइड में करंट होगी। ओके, सो ये हमारे पास था करंट का बेसिक। करंट का बहुत कॉमन फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। करंट जो होती है वो कैसे दी जाती है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dt टाइम में अगर dq चार्ज फ्लो होता है तो यूनिट मतलब dt टाइम में किसी पॉइंट से, सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। सो dt टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, dq, तो यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा, dq अपॉन dt। सो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज एक्सप्रेस्ड एज करंट। सो ये I का फॉर्मूला होता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट होती है। और अगर हमें एवरेज करंट लेनी है तो एवरेज करंट का फॉर्मूला और कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा न्यूटन के लॉ में आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेम टू सेम वैसा है। तो आपको ध्यान रखना है करंट की जो डायमेंशन होगी वो बहुत ही आसान है। एम पे कुछ नहीं होगा, एल पे कुछ नहीं होगा, टी पे कुछ नहीं होगा, सिंपली एम्पियर होगा, क्योंकि करंट का खुद अपना डायमेंशन में ये ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एम्पियर बोलते हैं इसको, राइट। तो यूनिट आपका कितना हो जाएगा, एम्पियर। ये इसकी आपके पास ऐसा यूनिट होती है। ओके, नाउ अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका डेरिवेशन आई एम नॉट डूइंग। सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। सपोज आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और मान लीजिए आपके पास उस पूरे कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस n को कई बार गलती होती है बच्चों से कि वो टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। नो, दिस इज बेसिकली द नंबर डेंसिटी। इसको आप नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो, क्योंकि जो भी चीज के आगे नीचे पर यूनिट वॉल्यूम लग जाता है वो डेंसिटी बन जाती है। सो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए ये एक मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और उन इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है यूनिट वॉल्यूम में वो कितना है, स्मॉल n है, राइट। और मान लीजिए Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, सपोज आपके पास वो Q है। ए आपके पास है क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये सपोज करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट जब ऐसे फ्लो होगी तो आपके पास ये जो एरिया है वो इसको क्रॉस करेगी, 90 डिग्री पे क्रॉस करेगी। तो 90 डिग्री पे क्रॉस कर रही है, सो इसका मतलब करंट फ्लो के परपेंडिकुलर रखा हुआ एरिया। सो इस सिलेंडर में जो कर्व वाला एरिया है ये कंसीडर नहीं करना है, ओके। ये साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये कंसीडर करना है, दिस इज ए। सो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आपके पास ए हो जाता है, और आपके पास एक नया टर्म बताती हूँ विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब अभी समझाती हूँ। इनके टर्म्स में जो आई का फॉर्मूला होता है वो होता है एन क्यू ए वी डी, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब वीडी बताती हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपने केवल कंडक्टर लिया है और मान लीजिए उस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, जैसे कि इस सिचुएशन में जब भी आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका रैंडम मोशन होगा। रैंडम मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी x में जाने की है उतनी प्रोबेबिलिटी y में होगी, उतनी प्रोबेबिलिटी z में होगी। तो अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी हम देखें, सो वो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो तो दोनों का एवरेज कितना आता है, 0 आता है। जितना पॉजिटिव में हो उतना ही नेगेटिव। सो जब तक हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक उनकी वेलोसिटी 0 मानी जाती है, इसलिए हमें कोई करंट नहीं मिलती। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर मूव कर रहे हैं फिर भी हमें करंट नहीं मिल रही, क्योंकि सारी डायरेक्शन में मिला के एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, जो कि हम बैटरी कनेक्ट करके कर रहे हैं, राइट, जो कि हम बैटरी करके कनेक्ट, यहाँ पर ऐसे लेना पड़ेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैंने उधर ले लिया है।
सो हमारे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो करंट आपको किधर मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपके पास इस तरह से होगा। सो जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना जाकर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, और पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जिस वेलोसिटी से जाते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्टिंग का मतलब ही होता है कि आपके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है और आप उसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके ड्रिफ्ट किए जा रहे हो। ओके, सो ये वीडी की बात हम सिर्फ तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, अदरवाइज हम वीडी की बात नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां से अगर मैं ए को नीचे लेके आ जाऊं तो ये मेरा हो जाता है एन क्यू वी डी। ये फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं करवा रही हूँ, आप 11th-12th की बुक में एनसीईआरटी में देख सकते हैं, पर हमें न्यूमेरिकल करना है इसलिए इसका डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस करंट पर यूनिट एरिया, ये जो करंट पर यूनिट एरिया है दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ये आपका क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी। ध्यान रखना करंट डेंसिटी होता है, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं करंट क्रॉसिंग यूनिट एरिया, और एन क्यू वी डी ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इसका करंट डेंसिटी का हो जाएगा। लेकिन करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमको इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। इस पे आते हैं थोड़ी देर में। करंट का एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, बस ये इंपॉर्टेंस है। देखो, सपोज आपके पास एक आर रेडियस का सर्कल है और कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और वो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, राइट। इस सर्कल के ऊपर जब क्यू चार्ज मूव करता है तो इसका इक्विवेलेंट करंट कितनी होगी। करंट कैसे निकालते हैं, तो करंट का फॉर्मूला आप ध्यान रखना, क्यू चार्ज यहां से स्टार्ट होके वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा, इस पूरे ड्यूरेशन में उसको कितना टाइम लगेगा, सपोज करो टी। जहां पर टी क्या होगा, हम टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करने में लगा हुआ टाइम जो होता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, मान लीजिए उसकी स्पीड v है। मैंने स्पीड बोला है क्योंकि वेलोसिटी तो कंटिन्यू चेंज हो रही होगी ना हर पॉइंट पे, जैसे जैसे टेंजेंशियल डायरेक्शन चेंज होती है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज वाई। पर स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ये आपने मैकेनिक्स के अंदर उसमें पढ़ा होगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू स्पीड आ जाएगा, t इज इक्वल टू टाइम पीरियड है। तो करंट कैसे फॉर्मूला लेते हैं, क्यू चार्ज फ्लो हुआ है टोटल, राइट। हमारे पास टोटल चार्ज क्यू ही है और अपनी लोकेशन पे आने में टोटल टाइम उसको कितना लगा, कैपिटल टी लगा, राइट। ये लगा। अब टी की वैल्यू क्या है, टी है टाइम पीरियड। तो देखो यहां से यहां तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 2πr। कितनी स्पीड से करी, v। नाउ दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड। तो हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम के इक्वल होता है। इसलिए t की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2πr अपॉन v। v ऊपर चला जाएगा, सो वी हैव qv अपॉन 2πr। सो आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाएगा कि q चार्ज है, r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, तो इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। करंट डेंसिटी पे हम अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। उससे पहले देखो, अगर मान लीजिए आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगा रखी है, सो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इसका मतलब कंडक्टर ये रहा, बस। मैंने आगे पीछे कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की है। आगे पीछे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब कंप्लीटली रैंडम मोशन है। और ये रैंडम मोशन किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि मोशन करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। और अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई है तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, एनर्जी मिल रही है आपको इस वक्त रूम टेम्परेचर से। आपने ये कंडक्टर सपोज कीजिए रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, हम जानते हैं रूम टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सपोज आपने कहीं पे टी टेम्परेचर रख रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, वहां पे अवेलेबल एनर्जी कितनी होती है, केटी एनर्जी होती है, राइट। मतलब रूम की एनर्जी अगर हमको देखनी है, सो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट उनको ये एनर्जी नहीं मिलती है क्योंकि टोटल उनकी जो एनर्जी होती है वो हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से निकालते हैं। सो वो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाओगे तो जो स्पीड होगी वो प्योरली टेम्परेचर से उसको गेन होगी। सो द स्पीड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी, ध्यान रखना, गेन्ड ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल स्पीड। ये आपके पास थर्मल स्पीड होगी।
और ये आपके पास कैसे निकालेंगे? सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो थर्मल स्पीड होती है ये बेसिकली हम VRMS से डिनोट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे बाद में। ये RMS स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, बट अभी आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जाए ना अगर कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ये किसका फॉर्मूला है, तो आपको VRMS का ध्यान रखना है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। और ये कहाँ से दिया जाएगा आपको? उसकी जो काइनेट स्पीड आपको पता चल गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mvrms स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 3/2 kT। 3/2 kT क्यों लिया हमने? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई फ्री पार्टिकल जब होता है, अगर वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए फ्री है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ली जाती है? 1/2 kT। अगर वो y में भी फ्री है तो कितना हो जाएगा? 1/2 kT। और अगर वो z में भी फ्री है तो कितना हो जाएगा? 1/2 kT। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है? 3/2 kT। और इधर हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। सो यहाँ से अगर आप VRMS की वैल्यू निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? √3 kT/m आ जाएगा। के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये आपके पास क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम जानते हैं, राइट। और टी आपके पास टेम्परेचर है, लेकिन ध्यान रखिएगा टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिया जाता है। एम आपके पास मास ऑफ पार्टिकल होता है, इस केस में हमारे पास किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। सो रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम क्या लेते हैं? रूम टेम्परेचर हम कांस्टेंट लेते हैं 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर हमारा 300 केल्विन होता है। और हम जानते हैं हम कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है, राइट। इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता होता है, ये देखिए। और बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है। तो अगर तीनों वैल्यू रखते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि थर्मल स्पीड कितनी होगी। सो ये आपके पास आती है अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की आती है। ये आपको VRMS के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक टर्म और होता है आपके पास, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो सपोज एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, और यहाँ पर हमारा पार्टिकल ये है जो मैंने डार्क किया हुआ है। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इससे टकराया और इधर चला गया, यहाँ फिर दूसरे से टकराया और उधर यहाँ पे आ गया, यहाँ फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया फिर यहाँ पर चला गया। तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर कितनी कोलिजन्स कर ली? देखो फर्स्ट कोलिजन इससे हो गई, सेकंड कोलिजन इससे हो गई, थर्ड कोलिजन इससे हो गई। शुरू हो सकता है शुरुआत में यहाँ पर भी कोलाइड करके ही आया हो। सो ये जितनी भी वो कोलिजन्स करेगा, कोलिजन्स के बावजूद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज ये D1 डिस्टेंस हो गई, ये D2 हो गई, ये D3 हो गई, ये D4 हो गई। तो लास्ट में आपके पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसकी कितनी हुई? ओके, टोटल इतनी कोलिजन्स के बावजूद उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? जब हम उसको नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। और ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब वैसे समझना है कि ये कौन सी दूरी होती है, तो एक्चुअल में ये दूरी होती है किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच में। यहाँ एक टक्कर हुई और फिर यहाँ टक्कर हुई, तो दो कोलिजन के बीच में बिना टकराए जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्री पाथ। अभी मीन नहीं लगाना है, ये फ्री पाथ होता है। लेकिन आपने तो बहुत सारी कोलिजन्स करवा दी, तो एक कॉलेज मतलब एक फ्री पाथ यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा फ्री पाथ यहाँ पे आ गया, फिर तीसरा फ्री पाथ यहाँ पे आ गया, फिर चौथा फ्री पाथ यहाँ पे आ गया। तो आपके पास टोटल फ्री पाथ जो है उन सब का एवरेज लेने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। और एवरेज लेने की वजह से इसके आगे का क्या लग गया? मीन लग गया। तो बेसिकली केवल फ्री पाथ की डेफिनेशन आएगी तो क्या करना है? कोई पार्टिकल दो सक्सेसिव कोलिजन, सक्सेसिव का मतलब होता है बैक टू बैक, यानी फर्स्ट कोलिजन के बाद आपको सेकंड यही लेनी है, थर्ड वाली नहीं लेनी है। फर्स्ट और थर्ड के बीच की डिस्टेंस तो ज्यादा हो जाएगी। सक्सेसिव का मतलब होता है बैक टू बैक दो कोलिजन जो है उनके बीच में बिना कोलाइड किए जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल की है उस डिस्टेंस को हम फ्री पाथ कहते हैं। और पूरी n नंबर ऑफ कोलिजन्स उसने कर लिए हैं, इन सारी कोलिजन्स के ड्यूरेशन में उसने बहुत सारे छोटे छोटे फ्री पाथ ट्रेवल किए हैं। उन सब फ्री पाथ का जो एवरेज होता है वो हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ओके, सो ये हमारे पास आता है। अब एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम को हम टो से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम कौन सा होगा? रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली होता है कि अगर एक कोलिजन इलेक्ट्रॉन की यहाँ हुई है
और दूसरी कोलिजन उसकी यहाँ पे हुई है, तो इस बीच में दो कोलिजन्स के बीच में उसको कितना टाइम लग गया, टाइम टेकन। इसी टाइम टेकन को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। सो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, अगर सेम टू सेम मीन फ्री पाथ जैसे ही है, मीन फ्री पाथ दो कोलिजन के बीच की दूरी थी, इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल में कोलिजन्स के नंबर से डिवाइड किया। अब अगर मुझे टाइम निकालना है, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस की बजाय बस क्या ले लेना है, टोटल टाइम टेकन और नंबर ऑफ कोलिजन। ये देखिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम आ जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फॉर्मूला हम बहुत वो करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई कंडक्टर है इस तरह से, है ना, और उसकी टोटल लेंथ एल है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है, एल है, और उसने आपने यहाँ पे इसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में बैटरी लगा दी, राइट, और आपने इस बैटरी से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, मान लीजिए इन दोनों टर्मिनल के बीच में, मतलब फर्स्ट यहाँ पे हो गया और सेकंड यहाँ पे हो गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ई। समझना, एल लेंथ के कंडक्टर के दो टर्मिनल के बीच में अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है ई, तो और यहाँ पर आपने ये जो बैटरी है, सपोज ये बैटरी आपके पास कितनी है, V लगाई है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में E, L और V में क्या रिलेशन होगा, वैसे तो ये आपने पढ़ा भी है, कई बार पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय V अपॉन L। ध्यान रखना, V आपका होगा बैटरी का EMF, जो कि हम पढ़ेंगे क्या होता है, और L आपके पास होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, E आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन द इन द कंडक्टर। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना है, जो आपने रिलैक्सेशन टाइम लिखा है और जो वेलोसिटी आपने लिखी है उसके बीच में एक रिलेशन आता है। देखो, जब आपके पास इस तरह से कंडक्टर था, राइट, और मान लीजिए आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस इलेक्ट्रिक की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा, फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, Q इंटू ई होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई हो गया, फील्ड कितनी आ गई, ई। न्यूटन के सेकंड लॉ से फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये ma इज इक्वल्स टू माइनस ई टाइम्स ई आ जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आ जाता है, माइनस ई अपॉन एम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ये है, आपने ये चीज देखी होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है। इनिशियल वेलोसिटी हम क्या करेंगे, जीरो करेंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपने स्टार्ट की है, तो शुरुआती वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट करेगा चलना, सो यू प्लस ए टी हो जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सो ये कितना हो जाएगा, वीडी हो जाएगा, क्योंकि हम वेलोसिटी की बजाय क्या ले रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए रहने दीजिए, ए एक्सेलरेशन मिला है, टी की जगह आपका कौन सा टाइम आ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम ले लेना है, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, टो से, क्योंकि हमारे लिए हमारे सिनेरियो में टाइम का रोल कौन प्ले कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम प्ले कर रहा है। सो ए इंटू टू आ जाएगा। सो वीडी का एक फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ई की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस ई अपॉन एम टाइम्स टो। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है, जहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी एक रिलेशन होता है, वो देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये काम में आने वाली चीजें हैं हमारे पास सारी की सारी। ओके, सो अगर मान लीजिए हमारे पास एल लेंथ का कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होता है और उसको दूसरे टर्मिनल तक पहुंचना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वीडी, लेंथ कितनी है, एल, तो टाइम टेकन कितना लगेगा उसको, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, टू क्रॉस द कंडक्टर। सीधी सी बात है, टाइम निकालना है आपको, सपोज वो टाइम कितना है, डेल्टा टी है,
पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, लेंथ, और किस स्पीड से जा रहा है, वीडी से जा रहा है। तो डेल्टा टी आपके पास ये आ जाएगा। सो अगर हमें क्या करना है, करंट और वीडी में निकालना है। करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट का फॉर्मूला कितना होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। अब आप सोचिए कि हमें टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा, टोटल चार्ज हमारे पास इस कंडीशन में कितना निकलेगा। तो चार्ज निकालने के लिए, हाँ, यहाँ से आई, अच्छा आई हमारे पास एक फॉर्मूला था डेल क्यू बाई dt, वैसे यहाँ से डिराइव हो सकता है। और दूसरा फॉर्मूला अगर इसके डेरिवेशन से भी आएंगे, जो कि मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया है, वो कितना आएगा आपके पास, NEAVD। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वैसे इसका डेरिवेशन यहीं से होता है, L अपॉन VD से होता है, बट वो डेरिवेशन है। तो आपको एक फॉर्मूला और एक फॉर्मूला, ये करंट और VD के बीच में रिलेशन है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। उस टाइम पे मैंने आपको ऊपर कहा था करंट डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि करंट डेंसिटी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। देखिए, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है J से, और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, करंट पर यूनिट एरिया होता है। तो इसको कई बार I बाय A लिख देते हैं, टोटल करंट, नहीं तो इसको हम DI अपॉन DA से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई टोल्ड यू कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो, करंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन नीचे क्या लिखा है आपने, एरिया, और एरिया जो होता है उसका डायरेक्शन होता है। इसलिए जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है, वो भी डायरेक्शनल क्वांटिटी होती है। सो मैं आपके पास यहाँ पर दो पिक्चर बना रही हूँ। एक मैंने सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर है, और उसमें से सपोज करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर भी है इस डायरेक्शन में। सेकेंड सिचुएशन में मैंने यहाँ पे कंडक्टर को थोड़ा सा इस टाइप से काट दिया है कि उसका शेप ऐसा हो गया है, राइट। तो अब आपके पास इसका जो एरिया वेक्टर है, मतलब मैंने उसको कुछ इस तरह से काट दिया कि इसका एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लेकिन इसमें करंट अभी भी ऐसे फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन मैंने दोनों ही सिचुएशन में चेंज नहीं करी है। क्या दोनों सिचुएशन में करंट डेंसिटी हमको सेम मिलेगी? नो। सो आप ध्यान रखिएगा, जो J होता है हमारे पास, और यहाँ पे ये DI है। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देती हूँ, तो सिंपली मुझे कितना मिलता है, JDA मिलेगा, राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू DI, राइट। दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान रखना, बिकॉज मैंने जैसे ही A की डायरेक्शन बदली है, तो करंट डेंसिटी चेंज होनी चाहिए, यानी कि ये एंगल पे डिपेंड करती है आपका। तो ध्यान रखना, अगर इसी करंट को आप आगे की तरफ मिलाओगे, तो ये डायरेक्शन जाएगी, एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर मान लीजिए आपके पास ये एंगल थीटा है, सो उस कंडीशन में, और इस कंडीशन में, ये जो प्रीवियस कंडीशन सिचुएशन A आपने ली है, और ये सिचुएशन B आपने ली है, A में I और A के बीच का एंगल 0 है, और B सिचुएशन में I और A के बीच का एंगल आपको कितना लिया है, थीटा लिया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो DI है, ये दिया जाता है J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, और यहाँ से टोटल करंट आपके पास आएगी इंटीग्रेशन J डॉट DA। ये आपको ध्यान रखना है, या फिर आप लिखेंगे इसको मैग्नीट्यूड ऑफ J मैग्नीट्यूड ऑफ A cos थीटा। तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ध्यान रखिएगा, करंट तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसलिए आपको करंट की वैल्यू जो है, दो वेक्टर से आपको एक स्केलर क्वांटिटी कब मिल सकती है? करंट आपके पास कैसा होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, और ये दोनों आपके पास वेक्टर हैं। सो अगर इनके बीच में मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर देती, तो मुझे वेक्टर मिल जाता, लेकिन मैंने डॉट कर दिया, इसलिए मुझे अब क्या मिलेगा, स्केलर ही मिलेगा, और मुझे स्केलर ही चाहिए। तो जो थीटा एंगल है, वो आपको किस किस के बीच में लेना है, इसका मतलब J और A। तो A हमारा इधर जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली हमारा J क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सो अगर J और A के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो करंट का फॉर्मूला जो होगा, वो आपके पास इंटीग्रेशन J डॉट DA या फिर JA cos थीटा से आपको निकालना पड़ेगा। और ये J जो है, वो मैंने आपको बता दिया, दिस इज करंट क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मतलब हमारे पास यहाँ एरिया परपेंडिकुलर नहीं था, फिर भी जो J है, वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही उसका कंपोनेंट ले लिया गया है। सो करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाता है, और उससे हमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो न्यूमेरिकल आएगा उससे सिर्फ आपको थीटा दिया जाएगा, आई पूछा जाएगा, या फिर आपको आई दिया जाएगा, जे दिया जाएगा, ए दिया जाएगा, और थीटा पूछेगा। सो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ, स्पेशली करंट डेंसिटी से किस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, जे वेक्टर आपको दिया है 2 × 10⁻⁴ जे कैप,
और यहाँ पे है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एसआई यूनिट कैसे ले सकते हैं इसकी, तो करंट अपॉन एरिया है, तो जाहिर सी बात है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जे की जो यूनिट है वो ध्यान रखना, एम्पियर तो ऊपर आ जाएगा और मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब एम्पियर और मीटर स्क्वायर से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन कितना हो जाएगा, ऊपर ए है नीचे लेंथ था, तो ये देखिए ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। सो ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ यूनिट और डायमेंशन वाला पोर्शन, वैसे मैंने बता ही दिया है। जे आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया S इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये इसकी यूनिट भी आप ले लीजिए, ये आपको दिया है एम्पियर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। जे की वैल्यू में आपको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिया है, ओके। और जबकि आपको एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको रेट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना है, सो कैसे करेंगे इसको, देखिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो आपसे देखो, एक तो अब देखो एरिया वेक्टर आपको दे दिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। सो सबसे पहले आप लिख लीजिए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमारा हो गया 2i प्लस 3j। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जे वेक्टर हमें दिया है 2 × 10⁻4 जे कैप डायरेक्शन में। ये हमें मीटर में दिया है, इसलिए हम सिंपली जे कैप के साथ लिख देते हैं। आपको पूछा क्या जा रहा है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। और ये चार्ज रहा, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है dq/dt कितना होगा। और dq/dt कितना होता है, करंट होता है। सो उसने डायरेक्टली करंट वर्ड यूज नहीं किया है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो कर दिया है। सो हमें पता है करंट कितना होता है, सिंपली यहाँ पे हमें जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर करना है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन नहीं करना है, साफ साफ दो वेक्टर दिए हुए हमें, बस वही कर लीजिए आप। तो हमें जे डॉट ए करना है, सो इसका मतलब 2 × 10⁻4 जे कैप डॉट 2i प्लस 3j 10⁻⁻4। ये देखिए डॉट प्रोडक्ट हुआ है। डॉट में क्या खास बात होती है कि जे कैप सिर्फ जे कैप के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे कैप डॉट आई कैप आपके पास 0 होता है, क्योंकि एंगल 90 बन जाता है। तो 2 × 10⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁻4, ये आपके पास करंट आएगा। और ये देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, एम्पियर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली कितना हो रहा है, देखो 6 एम्पियर आ रहा है। आई होप करंट डेंसिटी से समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसा आता है। लेकिन ये तो डायरेक्टली जे डॉट है था, इसमें इंटीग्रेशन नहीं हुआ। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन करने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें इंटीग्रेशन करने को मिलेगा। सो आप यहां पर देखिए, आपके पास एक वायर दिया हुआ है, राइट। हमारे पास एक वायर दिया हुआ है और उस वायर में से करंट फ्लो करवाते हैं हम, राइट, करंट फ्लो करवाते हैं। सो हमारे पास आप देख सकते हैं कि एरिया भी इधर ही है, ये एरिया वेक्टर भी इधर ही है और करंट भी इधर से ही जाएगी। सो एंगल तो आपके पास थीटा, तो ध्यान रखना 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जो जे की वैल्यू है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जे आ रहा है। और वो जे हमें दिया हुआ है 3 + 2r, वेर r, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सिस से डिस्टेंस लेना है। एक्सिस कौन सी होती है वायर की, ये देखो सिलेंडर की एक्सिस कौन सी होती है, जो उसके बिल्कुल सेंटर से होकर जाए और उसके जो साइड वाले दो सर्कुलर एरिया है उनके परपेंडिकुलर हो। अब इस एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है आपको वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है। ये मैंने यहाँ पॉइंट बनाया, सपोज दिस इज आर, तो ये पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्टेंस आर होगी, यहाँ पे भी डिस्टेंस आर होगी, यहाँ पे भी डिस्टेंस आर होगी, देखिए, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सिस से डिस्टेंस लिया हुआ है और हमसे ये कहा जाता है टोटल करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, टोटल करंट थ्रू
क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, टोटल करंट आपको निकालना है, आपको इसकी रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर दिया है, ये क्वेश्चन में आपको करंट डेंसिटी का सारा पार्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको देखो मैं समझा देती हूँ, एक वायर दिया हुआ है जिसके साइड वाले एरिया से आपको टोटल करंट की वैल्यू निकालना है, यानी कि कैपिटल आर रेडियस के क्रॉस सेक्शन से आपको निकालना है। बट प्रॉब्लम ये है कि एक्सिस से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो उसकी बाउंड्री की तरफ आपके पास करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। सो करंट का फॉर्मूला हमें टोटल निकालना है, इसलिए वी विल डू द इंटीग्रेशन, और फॉर्मूला हमारे पास होता है J डॉट डी ए, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज पता है कि एरिया और करंट डेंसिटी के जो बीच का, क्योंकि करंट डेंसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में, ध्यान रखना करंट डेंसिटी, अच्छा बिना सोचे समझे ध्यान रख लो, करंट डेंसिटी हमेशा जो नॉर्मल एरिया होगा, मतलब एरिया जो होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ली जाती है। सो हमारे पास करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, थीटा आई टोल्ड यू किस किस के बीच में होता है, जे और ए के बीच में आपके पास एंगल होता है, ठीक है। जे, अच्छा इस जे की जो डायरेक्शन है, अगर वो आपको कभी कंफ्यूजन हो, एरिया से नहीं पता चल रही है, सो हमेशा ध्यान रखना इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा आगे बताने वाली थी, बट मैं अभी बता देती हूँ। सिलेंड्रिकल कंडक्टर में जैसा उस टाइम एग्जांपल देखो, हमने जे क्यू लिया था, ये देखो इसमें एरिया तो इधर जा रहा है, एरिया इधर जा रहा है, लेकिन अगर करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आपको इसी डायरेक्शन में जे लेना है। जे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, जे हमेशा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेना है, सो आपको कोई कंफ्यूजन फिर नहीं होगा। सो अब हमारे पास थीटा तो कितना है, 0 है, अपन ने देख ही लिया था, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, जे की वैल्यू कितनी दी है, 3+2r। एरिया क्या लेंगे, यहाँ पर डीए लेना है, डीए, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट कौन सा लेंगे। अब एलिमेंट कैसे काटते हैं, अब ये बड़ी दिक्कत हो गई। एक्चुअल में हमारे पास क्या सिचुएशन हो रही है कि जे जो है वो आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं आर की वैल्यू चेंज कर दूंगी तो जे मेरा चेंज हो जाएगा, और जब आप इंटीग्रेशन लेते हो तो यहाँ पर जे डॉट डी ए का मतलब है कि इस एरिया से इस करंट डेंसिटी की करंट फ्लो होनी चाहिए, और वो एटलीस्ट इस पूरे एरिया में चेंज नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आप जो एरिया एलिमेंट ले रहे हो वो इतना छोटा लो कि जे को उस पूरे एरिया के किसी भी पॉइंट पर आप कांस्टेंट मान सको। तो और लेना वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आपके पास में पूरा एरिया तो नहीं ले सकती, क्योंकि पूरे एरिया में तो हर पॉइंट पे जे अलग अलग है। सो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी रिंग इमेजिन करूं, ध्यान रखिएगा रिंग लिए मैंने, ये रिंग लिए, ये छोटी सी रिंग, ऐसी रिंग है जो कि बिल्कुल इस क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, ये ऐसी रिंग ली है मैंने, ये ऐसी रिंग, राइट। और यहाँ पे आपके पास जो रिंग है वो आर रेडियस की है, और उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी है, डी आर। तो आप इधर से देखो एक बार, यहाँ से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा आपको, यहाँ से देखोगे तो हमारा सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा, और उसमें हमारी रिंग ऐसे दिखाई देगी। ये रही हमारी छोटी सी रिंग जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और जो थिकनेस हमने ली है वो थिकनेस कितनी है, डी आर। और करंट किसको क्रॉस करके जाएगी, इस वाले एरिया को, ये देखिए जो शेडेड एरिया मैंने बनाया है, इस शेडेड एरिया को करंट क्रॉस करके स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगी। और बिकॉज इस डी आर रिंग का कोई सा भी पॉइंट आप ले लीजिए, वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, सेंटर से वो आर डिस्टेंस पे ही है, और हर आर डिस्टेंस सेम होगी तो वहां पर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर एरिया एलिमेंट किस फॉर्म में लिया है, रिंग के फॉर्म में लिया है। सो ये आपके पास 3+2r हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताइए, एक ऐसी रिंग जिसकी रेडियस आर हो और थिकनेस डी आर हो, उसका जो एरिया होता है, ये एरिया होता है, ये एरिया कितना लिया जाता है, 2πr डी आर। तो एरिया हो जाएगा 2πr डी आर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास अब कुछ नहीं करना है, 2π तो देखो कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, और 3r प्लस 2r² और dr, और r की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से पूरा क्रॉस सेक्शन कवर करना है तो कैपिटल R तक जाएगी। अब इंटीग्रेशन आई होप आपको करना आता ही है। 3r का कितना हो जाएगा, 3r² / 2 प्लस 2 इसका हो जाएगा r³ / 3, और सॉरी मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है 0 to r। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आई गेस यू कैन डू इट। 2π आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो 3r² / 2 प्लस 2r³ / 3, ये आपके पास इसकी करंट होगी। ध्यान रखना ये हमें जो है वो करंट, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का मतलब बिना इंटीग्रेशन वाला कर लिया और इंटीग्रेशन के साथ वाले भी कर लिया।
अब आपके पास एक रिलेशन लेना है आपको करंट डेंसिटी के बीच में, कंडक्टिविटी जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जे सिग्मा और ई में क्या रिलेशन आपके पास होता है वो चीज हमें देखनी है। हमने करंट का फॉर्मूला देखा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा, जे होता है जो कि करंट अपॉन एरिया होता है, और वो फॉर्मूला आता है हमारे पास एन क्यू वी डी। ये मैंने ऊपर ही बता दिया था, जे का एक फॉर्मूला होता है। वीडी का एक फॉर्मूला हमारे पास था, वीडी का फॉर्मूला हमारे पास था मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय टू। ये भी मैंने ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला बताया था। सो जे इज इक्वल्स टू एन टाइम्स क्यू। अच्छा, यहाँ पे हमने चार्ज को ई से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर भी हम क्यू ना लेके इस क्यू की जगह क्या ले लेते हैं, ई। तो इसको ले लेते हैं एन ई वी डी, सो दैट यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, एन ई। ये एन ई मैंने एज इट इज दिया है, और देखो जो वी डी है उसकी जगह ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ई अपॉन एम, और ये आ जाएगा हमारे पास टू। करेक्ट। सो यहाँ पर जे की वैल्यू कितनी आ रही है, एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम, और ये टाइम्स ई। सो ये जो पूरा टर्म होता है दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और ये सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और सिग्मा को हम बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ये हमारे कंडक्टर जो है उसका कंडक्टिविटी होगा। सो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। ये रिलेशन होता है बिटवीन जे सिग्मा एंड ई में, विच वी हैव टू रिमेम्बर, जहां पर सिग्मा का फॉर्मूला आता है एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम। सारे टर्म्स से आप आराम से वाकिफ हैं इस कंडीशन में। करेक्ट। सो ये हमारे पास यहाँ पर सिग्मा और जे में रिलेशन है जो कि हमें पता होना चाहिए। अब एक जल्दी से देख लेते हैं ओम्स लॉ। इन पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़ी देर में करेंगे अभी अपन। आज हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके। तो हमारे पास ओम्स लॉ जो है वो आपको पता ही है कि कभी किसी कंडक्टर में जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और क्यों बढ़ेगी, जैसे जैसे हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो उनकी जो फ्लो है वो ज्यादा होगा, और फ्लो जब ज्यादा रहता है तो करंट मिल जाएगी। सो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, और इसको हटाने के लिए हम जो कांस्टेंट लगाते हैं वो होता है कैपिटल R। R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब जो कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है वो क्यों आता है, देखो एक्चुअल में अगर मैं कॉपर का वायर लेती हूँ, है ना, सो सपोज आपके पास कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकला है, कॉपर के एटम से निकला है। कॉपर के एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन है एक वो फ्री हो गया, तो पीछे क्या बच गया, पीछे कॉपर का न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, जिसे अब आप क्या कहेंगे, आयन कहेंगे, क्योंकि जब एक न्यूट्रल एटम होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होता है। लेकिन अगर आप उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं तो वो अब न्यूट्रल एटम ना होके पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन काफी हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन काफी लाइट होता है, क्योंकि आयन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आपके पास कितना हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जो हैवी आयन है, हैवी क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जिनका मास इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। सो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो रास्ते में ये आयन से कोलिजन करते हैं, और कोलिजन का मतलब रास्ते में रुकावट आना, और रुकावट का मतलब ही क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो यही कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का इन आयंस के साथ कोलिजन होता है, और इस रेजिस्टेंस से इनके फ्लो में दिक्कत आती है। तो इसी वजह से करंट को ब्लॉक करने वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस। मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे, या फिर हमें इसमें क्या ध्यान रखने की जरूरत है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखूं और करंट को x एक्सिस पे रखूं, बिकॉज r तो कांस्टेंट था आपके पास, सो दिस ग्राफ विल लुक लाइक y इज इक्वल्स टू mx। तो अगर v वर्सेस i में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ध्यान रहे v y एक्सिस पे ही होना चाहिए और ये इस पे होना चाहिए, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसका जो स्लोप होगा, ध्यान रखिएगा इसका जो स्लोप होगा, स्लोप हमारे पास क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप किससे दिया जाता है, टेन थीटा से, और ये टेन थीटा होता है हमारा m, और m हमारे पास इस कंडीशन में क्या है, रेजिस्टेंस। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में v और i का ग्राफ देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या फिर एक बार ये क्वेश्चन देखिए, दो कर्व मैंने बनाए हैं, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, दिस इज कर्व फर्स्ट एंड दिस इज कर्व नंबर टू। फर्स्ट का एंगल बन रहा है थीटा वन, सेकेंड का एंगल बन रहा है थीटा टू, दिस इज v वर्सेज i।
कहा जा रहा है दोनों कर्व में से रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे θ1 की वैल्यू जो है वो θ2 से ज्यादा है, तो जाहिर से फर्स्ट वाले का स्लोप सेकंड वाले से ज्यादा है, और फर्स्ट वाले का स्लोप मतलब फर्स्ट का रेजिस्टेंस, और सेकंड वाले का स्लोप मतलब सेकंड का रेजिस्टेंस। सो इस कंडीशन में हमारे पास R1 जो है इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 से ज्यादा होगा। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें I वर्सेस V का ग्राफ दिया जाएगा, आपको करवाऊंगी मैं क्वेश्चन। I वर्सेस V का ग्राफ है, सेम टू सेम प्लॉट कर दिया, कर्व 1 कर्व 2। अब क्या करोगे, सपोज दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2, तो ध्यान से आप देखना, मैंने बोला था कि इस बार आपके पास कर्व को उल्टा कर दिया है, तो स्लोप आपके पास r नहीं होगा, स्लोप आपके पास स्लोप भी उल्टा हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो देखो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो m1 इज ग्रेटर देन m2, तो 1/r1 इज ग्रेटर देन 1/r2, तो R1 लेस देन R2 हो जाएगा, क्योंकि 1/R1 को जब इन्वर्ट करते हैं दोनों साइड से तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास उल्टा हो जाता है। सो ये आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। अब एक चीज और, अगर मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर इस शेप का है, जिसका यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया तो था A1, और इस जगह से जब करंट निकलेगी तो वो कौन से एरिया को क्रॉस करके निकलेगी, A2। सपोज दिस इज एरिया A2। आपको ये बताना है कि इस कंडीशन में स्टेडी करंट जो है वो फ्लो हो रही है, स्टेडी करंट फ्लो हो रही है, ओके, स्टेडी करंट। अच्छा, स्टेडी का मतलब होता है टाइम के साथ कांस्टेंट। इसका मतलब अगर यहां से 2 एम्पियर करंट गई है तो यहां से भी 2 एम्पियर करंट निकली है, राइट। तो करंट की वैल्यू तो सेम है, सो I1 इज इक्वल्स टू I2। ध्यान रखना, इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू और इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू सेम रहेगी, स्टेडी करंट का मतलब ये है। तो अगर I1 इज इक्वल्स टू I2 है और साफ साफ पिक्चर में दिख रहा है कि एरिया 1 जो है वो एरिया 2 से कम है, तो करंट डेंसिटी के बारे में क्या ख्याल है। हम जानते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन एरिया, जाहिर सी बात है। अब आपके पास क्या है, I1 इज इक्वल टू I2 है, तो इसका मतलब I1 मेरा कितना होगा, I1 मेरा होगा J1A1, ओके, और I2 मेरा कितना हो जाएगा, J2A2। और हमने देखा है यहाँ पे देखो I1 इज इक्वल टू I2 है, तो J1A1 इज इक्वल टू J2A2 होना चाहिए। अब ये दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए। अब बिकॉज आपका A1 छोटा है, राइट, सॉरी A1 बड़ा है, हाँ A1 छोटा है, हमारा A1 छोटा है और A2 बड़ा है, तो दोनों साइड में क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए आपका J1 बड़ा होना चाहिए और आपका J2 क्या होना चाहिए, छोटा। तो इस कंडीशन में J1 विल बी ग्रेटर देन J2 हो जाएगा, ओके। आपका J1 ग्रेटर देन J2 हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और हम जानते हैं कि जो J हमारे पास है यहाँ पे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि J प्रोपोर्शनल टू E होता है, क्योंकि हमें क्या पता था, J इज इक्वल टू सिग्मा E है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर J1 ग्रेटर देन J2 है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड पॉइंट से ज्यादा होगी, यानी कि E1 ग्रेटर देन E2 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, राइट। E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। अच्छा, E1 ग्रेटर देन ED हो जाए, E1 ग्रेटर देन E2 हो जाएगा, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हम जानते हैं कि हमारे पास, जस्ट अ मिनट, ओके। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम क्या कहेंगे, हमें देखो ये भी पता है कि J इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास, NEVD आया था, राइट। ये चीजें तो कांस्टेंट है हमारे पास, यूनिट वॉल्यूम में नंबर कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं अंदर जा रहे हैं उतने ही बाहर निकल रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेम है, n सेम है। सो बिकॉज J1 ग्रेटर देन J2 है, तो आपका VD1 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, VD2। तो एग्जाम में आपके बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ इस छोटे से डायग्राम से। ये छोटा सा डायग्राम दिया है जिसका सिर्फ एरिया अलग अलग है, और आपको बाकी सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है कि करंट डेंसिटी का क्या सिचुएशन रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिचुएशन रहेगा, और VD1 VD2 का आपके पास यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास एक डायग्राम से बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन सकती है, ओके। देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द number of electrons
passing through a heater wire in 1 minute if करंट इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। अगर मान लीजिए किसी वायर में 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो हमें 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजर जाएंगे ये पूछा है। सो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये अभी हमने जो देखा उसी से रिलेटेड है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें पता है आई का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज और टोटल टाइम। अब चार्ज हमें कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन आता है आंसर, एन इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, राइट। तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितना हो जाएगा एन ई। आप यहाँ पर कैपिटल एन भी ले सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले स्मॉल एन से कंफ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि छोटा वाला एन हमने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम का कोई सिचुएशन नहीं है तो कैपिटल एन ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एन फ्लो हो जाते हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, यही एन हमें निकालना है। तो जब एन इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे तो अपने साथ कितना चार्ज ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले जाता है, ई के बराबर चार्ज ले जाता है, तो एन इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले जाएंगे, एन ही ले जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा एन ई। और ये एन कौन सा नंबर है जो कि 1 मिनट में चला जाना चाहिए, राइट। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 मिनट में चला जाना चाहिए। सो हमारे पास टी की वैल्यू हम 1 मिनट रखेंगे, हमें क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। सो इस आई और टी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो कितना हो जाएगा, आई टी अपॉन ई। अब आई की वैल्यू हमें कितना दिया है, 8 एम्पियर दिया है, टी हमारे पास कितना है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, क्योंकि सारी चीजें हमें ऐसा यूनिट में लेनी है और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है। और ई हमारे पास चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब 1 मिनट में अगर 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो 1 मिनट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे, 3 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे पास हो जाएंगे। ओके ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे आपके। I इज इक्वल टू 1.34 एम्पियर, 1.34 एम्पियर की करंट एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm²। ये हमें एक कॉपर का वायर दिया है जिसका ये साइड वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया हमें गिवन है 1 mm²। ओके इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I इज इक्वल टू 1.34 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है ऐसे। assume each copper atom contributes 1 electron, then calculate ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको ये मान के, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली दे नहीं रखा है, बल्कि ये दे रखा है कि इस कॉपर के वायर में जितने भी कॉपर के एटम होंगे हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपको वीडी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें रिवर्स अप्रोच ध्यान रखनी है, आपको वीडी निकालना है तो आपको ऐसा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें आई भी यूज हो, एरिया भी यूज हो और वीडी भी यूज हो, राइट। और ऐसा एक ही फॉर्मूला है जो मैंने इन जनरल आपको बताया था, करंट का फॉर्मूला हमने देखा था एन ई ए वी डी। तो हमें वीडी निकालना है, सो वीडी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। अब हमारे पास क्या क्या है, आई हमें क्वेश्चन में गिवन है, एरिया हमें क्वेश्चन में गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है। सो बेसिकली वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए कुछ डेटा हमें गिवन है, एक बार ये देखिए, हमें रो की वैल्यू क्या दी हुई है 8990 केजी पर मीटर क्यूब, ये मास होता है और ये वॉल्यूम होता है। इसका मतलब ये जो रो हमें दिया है ये डेंसिटी दिया है। सो बेसिकली हमें इतना दिया है कि इस वायर में मीटर क्यूब से डिवाइड किया है, मीटर क्यूब का मतलब होता है वॉल्यूम, करेक्ट। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है हमारे पास 8990 केजी। ध्यान रखना इसका ये मतलब है कि मास इन यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो यूनिट हो जाता है। जैसे dq बाई dt का मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, dx बाई dt का मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सो kg पर मीटर क्यूब का मतलब हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि डेंसिटी होती है। तो मास इन यूनिट वॉल्यूम कितना हमारे पास आ रहा है 8990 kg, करेक्ट। हमारे पास मास ऑफ मतलब मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम आ चुका है, इतना आ चुका है। सो इसको ग्राम में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो 8990 इंटू 10⁻³
ग्राम, इतना मास हमारे पास यूनिट वॉल्यूम का आ जाएगा। अब हमें हमारे पास कितना यहाँ पर क्या चीज करनी है, नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स, आप ये देखिए नंबर ऑफ मोल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है हमारे पास वेट, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट या फिर एटॉमिक वेट, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। सो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट इन ग्राम में मैं कौन सा वेट लूं, मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे यूनिट वॉल्यूम का मास दिया हुआ है, ये समझिएगा यूनिट वॉल्यूम का मास आपके पास कितना है, इतना केजी है। अगर मैंने वेट इन ग्राम में ये वेट इंक्लूड कर दिया, मतलब मैं 8990 इंटू 10⁻³ लिख देती हूँ, जो कि वेट इन ग्राम है, और मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया है 63.5। तो जैसे ही आपने वेट के अंदर ये क्वांटिटी लिख दी, इसका मतलब अब आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल मिलेंगे, वो नंबर ऑफ मोल कितने वॉल्यूम में होंगे, इन यूनिट वॉल्यूम। वाई, क्योंकि आपने जो मास लिया है वो यूनिट वॉल्यूम का लिया है। अगर आप मास यूनिट वॉल्यूम का लेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल भी कितने मिलेंगे, यूनिट वॉल्यूम में मिलेंगे, क्योंकि जो मास आपने लिया है, सपोज दिस इज यूनिट वॉल्यूम, अगर इसका मास ले लोगे तो नंबर ऑफ मोल इसी के ही तो आएंगे, और ये क्या था आपका, ये था आपका यूनिट वॉल्यूम। इसलिए बिकॉज हमने मास यूनिट वॉल्यूम का लिया है, नंबर ऑफ मोल भी हमारे पास किसके आएंगे, यूनिट वॉल्यूम के आएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 6 इंटू 10⁻23, वैसे 6.023 करके भी आप ले सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में हमारे पास इतने एटम्स होते हैं, तो इतने मोल में कितना होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन 8990 इंटू 10⁻³ अपॉन 63.5, इसमें हमारे पास कितना हो जाएगा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने से हमें कितना मिलेगा, 6 इंटू नंबर ऑफ 1 मोल में इतना है, तो इतने मोल में हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आप इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं यहाँ से। तो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 8990 इंटू 10⁻³ अपॉन 63.5। अब ध्यान रही, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स किस में था, यूनिट वॉल्यूम में था, तो ये जो नंबर ऑफ एटम आपको मिला है, ये नंबर ऑफ एटम भी किसका आएगा, ये भी यूनिट वॉल्यूम का आएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट वॉल्यूम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, क्योंकि स्मॉल m आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर वही होगा जो एटम्स का नंबर होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स का मतलब सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सो एन की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से प्रोबेबली यू विल गेट 8.4 इंटू 10⁻28, ये थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए। सो एन की वैल्यू आते ही सिंपली हमें वीडी निकालना है। सो वीडी की वैल्यू थी आई अपॉन एन ई ए, आई हमें गिवन है 1.34 एम्पियर, एन हमारे पास आ गया 8.4 इंटू 10⁻28 आ गया, और ई की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। और एरिया, अब एरिया देखो, एरिया हमें गिवन था 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में स्क्वायर में गिवन है, और 1 मीटर में होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। सो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये देखो, इस तरह से हमें यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करना था। अभी इसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल कंटिन्यू विद करंट इलेक्ट्रिसिटी इन आवर नेक्स्ट क्लास।